हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के आयकर विषय के टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरीज, रिटायरमेंट, वेतन से आय, अवकाश ग्रहण पर जो प्राप्तियां होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, रिटायर किस प्रकार होगा? या तो वो अपनी नौकरी के संपूर्ण वर्ष पूरे कर लेगा, या कंपलसरी रिटायरमेंट होता है। कंपलसरी रिटायरमेंट की वो कार्य करने में अक्षम है तब, या अस्वस्थ है, या वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, मतलब स्वेच्छा से अवकाश ले लेता है, या वो नौकरी छोड़ देता है, या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, या छंटनी के कारण कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे अपने नियोक्ता से कुछ विशेष प्राप्तियां, जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल फंड्स, मिलते हैं, जो इस प्रकार होते हैं जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन या कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जिसे हम कहते हैं पेंशन या पेंशन की एक मुश्त राशि, अर्न्ड लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन, कंपनसेशन ऑन रिटेंचमेंट, छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति की जो राशि मिलती है वो, कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उसे जो भी क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है वो, या अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से उसे जो भी अमाउंट प्राप्त होता है, ये सब उसको जब वो नौकरी से रिटायर होता है या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे प्राप्त होता है। ये सब फंड वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनमें ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट से जो फंड मिलता है कर्मचारी को, वो कुछ कर मुक्त होते हैं और कुछ निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन से प्रावधान हैं कि अगर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जो भी फंड प्राप्त होता है वो कर मुक्त होगा या निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होगा, और कर योग्य होगा तो उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कोर्स आउटकम, एबल टू कंप्यूट टैक्सेबल पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये जो फंड्स का जो कैलकुलेशन है इनकम टैक्स के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, विद्यार्थी जब इनको करना सीख जाएगा तो वो कोर्स आउटकम अचीव कर सकता है, और इस कोर्स आउटकम को अचीव करने के लिए उसे कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो बनाए गए हैं, जो पहले उसे सीखने होंगे। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लर्निंग आउटकम 1, जिसमें हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग ग्रेच्युटी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 1010। हम आज देखेंगे कि ग्रेच्युटी के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं अगर कर्मचारी सरकारी है या गैर सरकारी है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे ग्रेच्युटी के ऊपर, जो धारा 10(10) के अंतर्गत आती है। ग्रेच्युटी वह अमाउंट है, ग्रेच्युटी में कर्मचारी को अपने नियोक्ता से एक लमसम, एक मुश्त अमाउंट प्राप्त होता है उसकी रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट वॉलंटरी हो सकती है, कंपलसरी हो सकती है, वो नौकरी किसी कारण से छोड़ सकता है, कर्मचारी की मृत्यु हो सकती है। तो जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के ऊपर जो आश्रित होते हैं, जैसे उसकी पत्नी या उसके बच्चे, उनको ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष कर्मचारी ने कार्य किया है उसके आधार पर गणना करके दी जाती है। तो हम देखेंगे आज नियम क्या है ग्रेच्युटी के। डेथ
कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वो अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायर हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो धारा 10(10)(1) के अंतर्गत आते हैं। सरकारी कर्मचारियों में वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो सकता है, केंद्र सरकार का कर्मचारी हो सकता है, या स्थानीय सत्ता जिसे हम कहते हैं लोकल अथॉरिटी का कर्मचारी हो सकता है। तो अगर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो पूरी की पूरी राशि कर मुक्त होती है। और अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट जॉब में काम करता है, ऐसी दशा में भी जो ग्रेच्युटी की राशि उसे प्राप्त होती है वो पूरी की पूरी कर मुक्त होगी। तो ये हमने देखा कि अगर सरकारी कर्मचारी है और उसे ग्रेच्युटी की राशि मिल रही है तो वो पूरी की पूरी कर मुक्त होगी। दूसरा नियम देखेंगे हम ग्रेच्युटी के लिए, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गैर सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो धारा 10(10)(2) के अंतर्गत आते हैं। अगर गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इफ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हो सकते हैं किसी संस्था के, यानी एस्टेब्लिशमेंट के, किसी फैक्ट्री के, माइन में काम करने वाले, ऑयल फील्ड में काम करने वाले, प्लांटेशंस में काम करने वाले, पोर्ट्स में काम करने वाले और रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं। उन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। और अगर किसी संस्था में किसी पिछले 12 माह में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते थे या कर रहे हैं, वहां पर भी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होगा, चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम ही क्यों ना हो जाए। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ग्रेच्युटी प्राप्त होती है कर्मचारी को, उससे कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा में रहना होगा, तभी उसे अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होगी। लेकिन 5 वर्ष का नियम जो है, वहां पर शिथिलता प्रदान की जाएगी। जहां पे कर्मचारी की 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, वो या किसी कारण से काम करने में असमर्थ हो जाता है, वहां पर वो 5 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। अब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि की गणना किस प्रकार की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो कर मुक्त होती है और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 अधिनियम है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले। अभी हम चर्चा कर रहे हैं ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए कर मुक्त राशि कैसे निकाली जाएगी या कर मुक्त राशि कितनी होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। आपको यहाँ 3 कंडीशन दिए हैं, इन 3 कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो कर मुक्त होगा। सबसे पहले हम गणना करेंगे 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे 15 दिन की जगह 7 दिन का वेतन लिया जाएगा। 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इस पॉइंट को हमें समझना होगा। 15 दिन का वेतन निकालना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू किया जाता है। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो 15 दिन के वेतन की गणना कैसे की जाती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो जिस डेट को रिटायर हो रहा है उसका जो अंतिम वेतन है वो अंतिम वेतन
जो अंतिम वेतन लास्ट सैलरी ड्रॉ कहते हैं जिसे, के आधार पर गणना करेंगे। तो 15/26 जो भी उसको अंतिम वेतन प्राप्त हुआ है, जो भी उसने अपनी लास्ट सैलरी ड्रॉ की है, उसके आधार पर 15 दिन की वेतन की गणना की जाएगी, जो कि 15/26 के हिसाब से निकाली जाएगी। सपोज करो किसी कर्मचारी का वेतन था जिस डेट को वो रिटायर हो रहा था 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये जो उसका अंतिम वेतन था, तो 15 दिन की गणना 20,000 रुपये गुणा 15/26 के हिसाब से 15 दिन का वेतन निकाला जाएगा। तो 15 दिन के वेतन की गणना करी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15 दिन के वेतन के आधार पर हम उसने जितने वर्ष काम किया है, जितने वर्ष उसने नौकरी की है, उतने वर्ष से उसको गुना करके हम वो अमाउंट निकालेंगे। अगर किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष काम किया है तो हमने 15 दिन का वेतन लिया और उसको 20 से गुणा कर दिया, तो ये राशि आ जाएगी। जो पहला है कंडीशन, उसकी राशि आ जाएगी, वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अगर किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष 5 माह काम किया है, तो वो 5 माह जो है, वो जो पार्ट है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष 7 माह काम किया है तो उसे 1 वर्ष माना जाएगा, तो 20 की जगह उसे 21 वर्ष लिए जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सर्विस पीरियड को काउंट करेंगे तो वहां पे अगर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स है, अगर जो अवधि है वो 6 माह से अधिक है, तो उसे 1 वर्ष माना जाएगा, और 6 माह है या 6 माह से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी मैटरनिटी लीव लेता है 26 वीक की, तो उसे पीरियड ऑफ सर्विस में कैलकुलेट किया जाएगा, माना जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। दूसरी कंडीशन है आपकी 20 लाख रुपए, जो मैक्सिमम लिमिट है ग्रेचुटी की, जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, फिक्स की गई है, वो है 20 लाख रुपए। और तीसरी है ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त ग्रेचुटी की राशि जो कर्मचारी प्राप्त करता है। तो अगर ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी आता है, तो ये 3 कंडीशन दी हैं। इन 3 कंडीशन में से जो अमाउंट सबसे कम होता है वो कर मुक्त होता है, और बाकी की राशि, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होता है। हमें यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम कहते हैं 15 डेज सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या हुआ, सैलरी में हमें क्या शामिल करना है। सैलरी में हमें लेना है बेसिक सैलरी, जो उसका अंतिम वेतन था, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा था, उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो लेंगे, और उसमें जोड़ेंगे डियरनेस अलाउंस वेदर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता। वो सेवा शर्तों के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। तो वेतन का तात्पर्य मतलब वेतन प्लस डियरनेस अलाउंस, इसको जोड़ा जाएगा, और उसके आधार पर 15 दिन के वेतन की गणना की जाएगी। और 15 दिन के वेतन की गणना करने के लिए 15/26 जो भी अंतिम वेतन है उसको गुना करेंगे इंटू 15/26, तो आपके पास 15 दिन का वेतन आ जाएगा। और 15 दिन की वेतन को हम फिर गुना करते हैं जितने वर्ष उसने कार्य किया है, उसके आधार पर यह अमाउंट निकाला जाएगा। 20 लाख रुपए आपके फिक्स है, मैक्सिमम लिमिट है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, और वास्तव में प्राप्त ग्रेचुटी की राशि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगा, और बाकी का टैक्सेबल होगा। अब हम टैक्सेबल पार्ट कैसे निकालेंगे, हमें यह भी ध्यान देना है। तो कर्मचारी को जो वास्तव में प्राप्त राशि होती है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो वो रिसीव करता है, उसमें से
जितनी कर मुक्त राशि है, ये 3 आपके दिए हैं नियम, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगा। तो जो कर मुक्त है, वास्तव में प्राप्त राशि में से कर मुक्त राशि को जब घटा दिया जाएगा तो टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी आ जाएगा, जब वो गैर सरकारी कर्मचारी है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे, यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, इफ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। यहां पे नियम आपका अलग है। यहां पर हम एग्जेम्प्टेड पार्ट और टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ये 3 नियम दिए हैं यहां भी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ये तीनों में से जो कम होगी, जो कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो पहला है आपका 1/2 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आधे माह का वेतन। 1/2 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीट, जितने वर्ष उसने कार्य किया है उसके आधार पर आधे माह का औसत वेतन लिया जाएगा। अब औसत वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसे हम कैसे निकालेंगे। यहाँ जो पहला नियम है हमें वही कैलकुलेट करना है। बाकी दूसरा नियम है, मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है, वो हमको याद रखना है। और तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो ग्रेच्युटी की राशि जो वास्तव में कर्मचारी प्राप्त करता है वो ली जाएगी। पहले नियम में हम गणना कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। 1/2 मंथ सैलरी जो लेनी है हमें, सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन लिया जाएगा। यहां ध्यान देंगे, जिस डेट को रिटायर हो रहा था उसके पूर्व के 10 माह का औसत निकाल लेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज आएगा उसको हम सीधा सीधा आधा कर देंगे। यहाँ पे 15/26 वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ध्यान देंगे, 15/26 वाला फॉर्मूला जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तभी लागू होता है। यहाँ पे जब हम आधे माह का वेतन है मतलब सीधे सीधे आधा कर दिया जाएगा और जितने वर्ष उसने कार्य किया है उससे उसको गुना कर दिया जाएगा। यहाँ हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने वर्ष उसने कार्य किया। अगर उसने 20 वर्ष कार्य किया तो 20 से गुणा कर देंगे। अगर उसने 20 वर्ष 5 माह कार्य किया है तो भी 20 वर्ष ही लिया जाएगा। और अगर उसने 20 वर्ष 7 माह कार्य किया है तो भी 20 वर्ष ही लिया जाएगा। जो भी पार्ट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। पहला 15 दिन का वेतन जो है आप ले रहे हैं या आधे माह का वेतन जो ले रहे हैं सीधे सीधे आधा कर दिया जाएगा। और दूसरा कि जो माह है, कुछ माह अगर उसने अतिरिक्त कार्य किया है तो उस माह को नहीं लिया जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सैलरी, सैलरी से क्या तात्पर्य है, सैलरी में क्या जोड़ा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। सैलरी का मतलब है बेसिक पे। दूसरा डीएनएस अलाउंस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे डीएनएस अलाउंस में इफ गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है तो ही लिया जाएगा, अन्यथा डीएनएस अलाउंस को वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कमीशन एट ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब कर्मचारी को वेतन में क्या शामिल करना है, बेसिक पे लेनी है, डीएनएस अलाउंस लेना है अगर वो सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है तो, और तीसरा लेना है उसको कमीशन, निश्चित बिक्री का कमीशन। अगर दिया होगा तो लेंगे, अदरवाइज उसको नहीं लिया जाएगा। डीएनएस अलाउंस की जगह अगर कर्मचारी को डीएनएस पे दी होती है तो वो हमेशा सेवा शर्तों के अंतर्गत मानी जाती है और उसे बेसिक पे में जोड़ा जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब हम गणना कर रहे हैं तो सैलरी में क्या क्या शामिल किया जाएगा, आधे माह के वेतन की गणना किस प्रकार की जाएगी, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो हम लेंगे उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। वर्ष के साथ अगर कोई माह दिए हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आपने देखा नियम में पहला आपने लिया हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, आधे माह के औसत वेतन के आधार पर जितने वर्ष कार्य किया है उसका वेतन लेंगे। 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। और टैक्सेबल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि में से जो कर मुक्त अमाउंट था, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट था, उसे घटा दिया जाएगा और जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी होगी। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे ग्रेच्युटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। अगर कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से ग्रेच्युटी की राशि मिलती है तो क्या किया जाएगा। अगर सेम प्रीवियस ईयर में कर्मचारी को अपने नियोक्ता से, उसका जो नियोक्ता है वो एक से अधिक है और उसे ग्रेच्युटी की राशि मिल रही है, तो ग्रेच्युटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख रुपए ही रहेगी। ये ध्यान में रखना है। बाकी गणना हम वैसे ही करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 20 लाख रुपए ही रहेगी। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है इसमें कि अगर यहां दिया है वेयर द एम्प्लॉय हैज रिसीव ग्रेच्युटी इन एनी अर्लियर ईयर, अगर कर्मचारी ने अपने पूर्व के वर्षों में अपने नियोक्ता से कोई ग्रेच्युटी प्राप्त की है और उस संबंध में छूट भी प्राप्त की थी और वर्तमान में अगर वो अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करता है, तो ऐसी दशा में जो छूट उसने प्राप्त की थी वो निर्धारित सीमा में से घटाने के पश्चात जो शेष राशि बचेगी, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, वही उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं। सपोज करो कर्मचारी ने अपने पूर्व नियोक्ता से छूट प्राप्त की 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब वो वर्तमान में नौकरी कर रहा था और नौकरी करने के टाइम पे उसको दोबारा ग्रेच्युटी मिली और वो छूट प्राप्त करेगा, तो जो 20 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है, 20 लाख की मैक्सिमम लिमिट में से 10 लाख की छूट वो एक बार प्राप्त कर चुका है, तो जो शेष है 10 लाख रुपए, वर्तमान में उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो कितनी होगी, 10 लाख रुपए होगी। एक बार हम रिकॉल करते हैं, हमने जो पढ़ा था, हमने आज देखा था कि ग्रेच्युटी भुगतान में अगर सरकारी कर्मचारी है तो ग्रेच्युटी की राशि पूरी की पूरी कर मुक्त होगी। दूसरा, अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो गैर सरकारी कर्मचारी है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो उसमें कंडीशन है आपकी, हम वहां पर गणना करते हैं। 3 नियम है। 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 दिन के वेतन के आधार पर जितने वर्ष उसने कार्य किया है उस वेतन को निकाला जाएगा। 15 दिन के वेतन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है, 15/26 करके निकाला जाता है 15 दिन का वेतन। यहाँ पे सैलरी से तात्पर्य सैलरी बेसिक सैलरी होगी, डीएमएस अलाउंस जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों में दिया हो या ना दिया हो लिया जाएगा। अगर कर्मचारी को महंगाई वेतन दिया हुआ है वो हमेशा सेवा शर्तों में आता है और उसे वेतन में जोड़ा जाएगा। एक चीज आपको यहाँ और ध्यान रखनी है कि वर्ष में अगर माह भी दिए हैं और 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष माना जाएगा।
मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए है और वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, इन तीनों में से जो अमाउंट आता है, जो सबसे कम अमाउंट होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड। अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो वहां पर हम आधे माह का वेतन लेते हैं और आधे माह के वेतन के लिए हम क्या करते हैं, कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर हम आधे माह का वेतन निकालते हैं और जितने वर्ष कार्य किया है उससे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम जो भी माह दिए हैं 6 माह या 6 माह से अधिक उसे नहीं लिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। जो माह है उसका उस अंश को छोड़ दिया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए है और वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, इन तीनों में से जो अमाउंट कम होता है वो आपकी कर मुक्त होती है, बाकी की टैक्सेबल होती है। फिर हमने देखा था ग्रेच्युटी अगर उसे एक से अधिक नियोक्ता से मिलती है तो हमें ध्यान देना है जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख रुपए ही रहेगी और अगर वो पूर्व में कोई छूट प्राप्त कर लेता है और वर्तमान में छूट प्राप्त करता है तो जो पूर्व में छूट प्राप्त की होती है वो मैक्सिमम लिमिट में से कम हो जाती है और मैक्सिमम लिमिट उस छूट को घटाने के पश्चात जो होती है वो वर्तमान में लागू होती है। इससे संबंधित आपके लिए असाइनमेंट है, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू एग्जम्पशन ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। आपको यहाँ पे बताना है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, नहीं आने वाले कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत।